गजेंद्र यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया के डायमंड स्टेट समिट छत्तीसगढ़ के इस मंच पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। गजेंद्र यादव जी, बहुत सारे युवा आपको आज नजर आ रहे होंगे, क्योंकि इन्हीं युवाओं की उम्मीद आपको पूरी करनी है, क्योंकि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, वो भी शिक्षा की। और जिस तरीके से जसप्रीत ने कहा कि अगर हम किसी राज्य को देखते हैं तो उनके सड़कों और विकास में सबसे बड़ी नींव जो है यहाँ के बच्चे रखते हैं, यहाँ की शिक्षा रखती है। छत्तीसगढ़ में क्योंकि आदिवासी भी बहुल इलाके भी बहुत है, 30% से ज्यादा जनसंख्या है आदिवासी जनजातियों की यहाँ पर, तो ऐसे में शिक्षा को बढ़ावा देना खासतौर पर ग्रामीण अंचल से लेकर कितनी बड़ी चुनौती आपको लगी? देखिए, सबसे पहले मैं न्यूज 18 को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बुलाया, और आपको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि आपने शिक्षा को फोकस करके आमंत्रित किया है। आपने जो बोला कि ट्राइबल एरिया में कोई चुनौती रहती है, तो चुनौती तो अब समाप्त हो गई है, क्योंकि जो नक्सलवाद था एक बड़ा रोड़ा हुआ करता था। पिछले कई दिनों में जो लगातार ऐसा होता था, नक्सली हमारे जो विद्यामितान है कई लोगों को मार दिए, रोक दिए, बहुत से स्कूलों को जला दिए थे, स्कूलों को बंद कर दिए थे। अब माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी के निर्देशानुसार आज हमारा छत्तीसगढ़ पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो गया है। अब नक्सल मुक्त होने के बाद अभी 37 जो बंद स्कूल थे उसको हमने फिर चालू किया है। नक्सलवाद जो क्षेत्र थे उसमें नक्सल पीड़ित क्षेत्र थे। मैं ये कहना चाहता हूं कि शिक्षा लोगों के बीच में ले जाना चुनौती नहीं है, क्योंकि आज ऐसी परिस्थिति है हमारे देश में, लोग इतने जागरूक हैं कि हर पेरेंट्स आता है, उसके पास घर रहे न रहे, गाड़ी रहे न रहे, सड़क रहे न रहे, उसका बच्चा है वो शिक्षित हो, ये भाव तो जन जन में है। अब हमारा काम है कि जनता के मन में जो भाव बैठा है उसके लिए हम बेहतर सुविधा वहां तक पहुंचा सके, और उसके लिए लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हम लोग काम करने का प्रयास कर रहे हैं कि कहीं भी शिक्षा व्यवस्था में कमी नहीं होना चाहिए, और जहां शिक्षा की प्रणाली अच्छी है वहां गुणवत्ता में कमी नहीं होना चाहिए। इसलिए अभी आप देखे हैं कि लगातार माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश से शिक्षा गुणवत्ता पे हमने ज्यादा फोकस किया है। तो गजेंद्र जी, आप बड़ी बातें बता रहे हैं, खासकर अगर हम सरकारी स्कूलों की बात करें तो सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने में आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है? देखिए, अभी हम लोग सरकारी स्कूल सुधारने के लिए बहुत से प्लान किए हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, सरकारी और प्राइवेट स्कूल अगर हम सोचे तो दोनों में एक बेसिक अंतर है। बेसिक अंतर ये है कि सरकारी स्कूल में अब समाज ऐसा हो गया है कि हर माता पिता पढ़ाना नहीं चाहता। एक प्रकार से जो नीडी है या जहां जिसके पास ऑप्शन नहीं है वो सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। अब वो सरकारी स्कूल में जो पढ़ाता है वो बच्चे को वो पूरा सरकारी स्कूल के भरोसे छोड़ देता है। बच्चा अपने पुरुषार्थ से और जो स्कूल में जो ज्ञान मिलता है उसी के आधार पर वो पढ़ाई में ध्यान देते हैं। उसके तुलना हम प्राइवेट स्कूल में देखते हैं, तो प्राइवेट स्कूल में देखा जाता है कि जो बच्चे के साथ साथ ऐसा मैं महसूस करता हूं कि पेरेंट्स भी पढ़ते हैं, ऐसा लगता है। फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे किसी बच्चे का, प्राइवेट स्कूल के बच्चे का कोई एग्जाम होता है, हाफ ईयरली हो चाहे मंथली टेस्ट होता है, तो उसके पेरेंट्स अपने सारे काम को छोड़ के वो अपने बच्चे के मंथली टेस्ट में लगे रहते हैं। पेरेंट्स टीचर मीट जब होता है, अगर प्राइवेट स्कूल से मैनेजमेंट से फोन आ जाए पेरेंट्स को कि कल पेरेंट्स टीचर मीट है, आपको पहुंचना है 11 PM को, तो पेरेंट्स सब काम छोड़ के दौड़ के जाते हैं। यही हम सरकारी स्कूल में देखें। हमारे भी हम कोशिश करते हैं कि पीटीएम हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पीटीएम व्यवस्था इस साल चालू की। न्योता भोज हमने किया कि समाज के सब लोग जोड़े, पालक वहां आए, जन भागीदारी समिति का गठन हुआ, और उसका नियम है कि 60% से ज्यादा लोग उसमें ऐसे लोग रहे जिसके बच्चे वहां पढ़े। उसका उद्देश्य ये है कि आप आए, जाए, मनोबल, बच्चा क्या होता है
अगर उसके माता पिता एक थोड़ा मनोबल कुछ बोलते हैं तो बच्चे का बहुत मनोबल बढ़ता है। यहां तो ये देखा जाता है कि पीटीएम के लिए हेडमास्टर इस बच्चे के घर तक भी जाता है, तो भी उसका जो पालक हो आता नहीं है। तो ये एक चुनौती है हमारे पास। हमको लोगों के मन में जो बैठा है कि सरकारी स्कूल में ऐसा है, प्राइवेट स्कूल अच्छा है, इस गलत फहमी बोल रहा हूं, उसको हमको दूर करना है। दूर इसलिए करना है कि मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत योग्य लोग जो बीएड किए रहते हैं, डीएड किए रहते हैं, टीईटी किए रहते हैं, इवन व्यापम में जिन्होंने कंपटीशन एग्जाम दिलाया, तब वो शिक्षक बनते हैं। 5 प्रकार का वो एग्जाम दिलाते हैं, तब वो टीचर बनते हैं, सरकारी टीचर बनते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उनका स्टैंडर्ड तो अच्छा रहता है। हमको सिर्फ शिक्षक और पालक के बीच का एक सेतु बनना है। सरकार का काम है कि हम शिक्षकों को मनोबल बढ़ाएं। सरकार का काम है जो अति आवश्यक सुविधाएं उनको हम दें, और इसमें हम बहुत आगे आए हैं। ऐसा कहीं नहीं है कि सरकार नहीं कर रही है। लगातार हर वर्ष सरकार नए बिल्डिंग बनाती है, अतिरिक्त खर्च बनाते हैं, शौचालय बनाते हैं, और ई लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, वो इतने तेजी से बन रहे हैं। अगर मैं तो बहुत सारे राज्यों में गया हूं, अगर औसत हम देखें तो दूसरे राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ आज बहुत अच्छी स्थिति में है, मैं कह सकता हूं। ये तो बहुत अच्छी बात है अगर आप ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के स्कूल इस स्थिति में हैं। लेकिन गजेंद्र यादव जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देश की जनता के सामने कुछ बातें रखी हैं। खासतौर पर युवाओं के लिए भी कहा है कि ऑनलाइन शिक्षा जो है वो होनी चाहिए। पेट्रोल डीजल को लेकर भी उन्होंने जो 7 बातें कही हैं, उनमें अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो क्या वाकई में ही वो ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली जो है इतनी सक्षम है छत्तीसगढ़ में? क्या उस तरीके से छत्तीसगढ़ की शिक्षा बढ़ पाई है? और हाँ, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया है, क्या उसको आंदोलित करने के लिए हमारी शिक्षा व्यवस्था छत्तीसगढ़ की काम कर रही है? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। जब 2017 में हमारी जब भाजपा की डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, तो 16-17 में मोबाइल फ्री में बांटा गया था। उस समय सब लोगों ने उसका विरोध किया कि ये सरकार, सबके पास मोबाइल है, क्या जरूरत है मोबाइल बांटने की। और 2021 में कोरोना महामारी आया। कोरोना महामारी में सब लोगों को ऑनलाइन क्लास देना पड़ा। आप मानेंगे नहीं, छत्तीसगढ़ के 75% जो गांव के लोग हैं, उनके लिए वो जो माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने जो मोबाइल दिया था वो वरदान साबित हुआ। वो मोबाइल वो सारे बच्चों को पढ़ाई काम आया। अभी पिछले 2 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार हम लोग छत्तीसगढ़ के जो हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, जिसको हम लोगों ने सबको स्मार्ट क्लास, 9,000 स्मार्ट क्लास बनाने की बात कही, 22,000 हम लोग कंप्यूटर वहां लगाने की बात की, टैबलेट लगाने की बात कर रहे हैं। आज हमारी इतनी तैयारी है, अगर आज माननीय नरेंद्र मोदी जी बोले तो 3 महीने के अंदर हम सारे हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी को लगभग सब जगह हमारा स्मार्ट क्लास लग गया है। 6 महीने में जहां नहीं लगे, जो दूरस्थ अंचल है, वनांचल है, वहां जो नहीं लगे, उस सब जगह हमारा स्मार्ट क्लास चालू हो जाएगा। उससे जब माननीय मोदी जी कहे कि अब स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई होगी, तो उसमें छत्तीसगढ़ सक्षम है। उसके पहले भी हम लोगों ने नांदगांव और हमारे कई ऐसे जिले हैं जो 100% सभी स्कूलों में स्मार्ट क्लास है। अभी कंप्यूटर है, सेट है, सब चीज है। जरूरत पड़ेगी तो हम उसको बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं, और उसकी हम तैयारी भी कर रहे हैं। ठीक है। ये जो पीएम ने जनता को 7 सुझाव दिए, इसमें आपने बताई स्मार्ट क्लासेस की बात की कि ऑनलाइन वहां पर क्लासेस हो पाए, लेकिन हमने देखा कि कई नेता कारपूलिंग कर रहे हैं। बाकी राज्यों से जो तस्वीरें सामने आई है, काफिलों में कटौती हो रही है ताकि पेट्रोल डीजल की बचत हो पाए। आपकी सरकार इसको लेकर क्या कर रही है? क्या मंत्रियों ने भी ये कदम उठाए हैं? देखिए, मैं बहुत तो ज्यादा जानता नहीं हूं आप लोग इतना, लेकिन एक उदाहरण दे रहा हूं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान को अनिवार्य हो गया कि किसी ऐसे देश से फल लेना जिनसे वो चाहता नहीं था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय ऐसे आपस में वो रहता है, नियम रहते हैं, बंधे रहते हैं एक दूसरे से, उनको किसी ऐसे देश से फल लेना पड़ा जिसको नहीं चाहते थे।
वहां के जो प्रेसिडेंट ने एक बात कही कि हम मजबूरी में ले रहे हैं, जनता चाहे तो इसको खरीद सकते हैं, जनता चाहे इसको ना खरीदे। आप मानेंगे नहीं, मैं पढ़ा हूं इसलिए बोल रहा हूं, मैं तो गया नहीं वहां। पूरे फल वहां जो उनके स्टोरेज में रखे रखे सड़ गए, एक व्यक्ति ने उस फल को नहीं लिया, क्योंकि उनको लगा अगर हम इस फल को उपयोग करेंगे तो हमारा दुश्मन देश शक्तिशाली हो जाएगा, हमको अपने देश को मजबूत करने हैं। वैसे ही एक समय ऐसा आता था कि मानी लाल बहादुर शास्त्री जी ने बोला कि देश में युद्ध चल रहा है, युद्ध की स्थिति है, एक टाइम का आप भोजन छोड़ दीजिए। पूरे देश के लोगों ने माना उस बात को। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, चूंकि युद्ध खतरा मंडरा रहा है खाड़ी देशों में और परिस्थितियां सब समझ रहे हैं, तो हम अभी जो बचत करेंगे, आज की जो बचत होगी वो कल हमारे काम आएगी। तो स्वाभाविक है, मैं भी इसको यूज कर रहा हूं। मैं तो मेरी 3 गाड़ी थी, एक ही गाड़ी में आया हूं। आज दिन भर दुर्ग में मैं ई रिक्शा में घूमा हूं। मैं एक ई रिक्शा को हायर किया एक साल के लिए कि आपके ई रिक्शा में प्रतिदिन शहर को भ्रमण करूंगा। तो हम सबको माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, मतलब देश के हर नागरिक का ये नागरिक कर्तव्य है कि आपके देश के प्रमुख ने आपसे कहा है तो कुछ सोच के कहा होगा। हम सबको उसकी बात माननी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है ना कि चीजें जनता से छुपाई जा रही हैं। जो बोझ सरकार को लेना चाहिए था वो बोझ आप जनता पर डाल रहे हैं। हम एक दूसरे लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, ऊंचा संकट विपक्ष आने वाला ऐसा है। कौन सा समय था जब देश के साथ खड़ा हुआ, बताएं। जब कोरोना वैश्विक महामारी आई, उस महामारी में भी इन लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी का विरोध किया, ताली बजाए उसका विरोध किया। हम लोगों ने जब सारे एम्स में जब सेना ने फूल बरसाया तब उन्होंने विरोध किया। जब हमारा कोविशील्ड जब हमने बनाया, विश्व के 138 देशों ने उसको अडॉप्ट किया, लेकिन हमारे यहाँ के विपक्ष के लोगों ने उसको विरोध किया। उस समय कांग्रेस की यहाँ सरकार थी छत्तीसगढ़ राज्य में, उन्होंने जानबूझ के 6 महीने तक हमको कोविशील्ड और कोवैक्सीन से उसने टेस्ट करने नहीं दिया, डाउटफुल में। मैं पूछना चाहता हूं, हो सकता है 6 महीना संख्या कम ज्यादा हो सकता है मंथ, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से याद है उस समय तत्कालीन जो स्वास्थ्य मंत्री थे कांग्रेस के, उन्होंने आपत्ति किया। जिस कोविशील्ड को, जिस कोवैक्सीन को पूरे वर्ल्ड ने माना, चाइना के लोगों ने भी भारत के कोवैक्सीन और कोविशील्ड का उपयोग किया, अमेरिकन किया, उसका ये कांग्रेस के लोग विरोध किए, विपक्ष के लोग विरोध किए। तो आज वो कौन से मुंह से हमारे साथ आज विरोध करें, कोई नई बात नहीं है उनके लिए। ये बड़ा दुर्भाग्य है। देश में चुनाव में आप पक्ष और सत्ता पक्ष में हैं, लेकिन देश के ऊपर कोई ऐसी विकट स्थिति आती है, उस समय सबका कर्तव्य है, चाहे विपक्ष हो चाहे विरोधी दल हो, सबको सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। विपक्ष ये भी कह रहा है, टाइमिंग को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब चुनावी नतीजे सामने आए उसके बाद ये सुझाव दिए गए जनता को। ऐसा कोई बात नहीं है। मतलब वो कह रहे हैं कि दूसरे देशों ने तो पहले अपना लिया था ना, अगर हमें लग रहा था कि संकट है। पाकिस्तान का तो चलो मैं नाम नहीं लेना चाहती, अभी तो हालत भी ऐसी नहीं है, अभी भी लेकिन दूसरे हमारे देशों ने शुरू कर दिया। अभी भी हमारे यहाँ कोई संकट नहीं है। आज भी माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री जी का स्टेटमेंट आया है, हमारे पास आज भी 45 दिन का हमारे पास स्टोरेज है। ये विपक्ष को सिर्फ विरोध करना ये उचित नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक है। गजेंद्र जी, हम नीट पेपर लीक की बात करें, छात्रों में, अभिभावकों में काफी रोष है। जो प्रतियोगी छात्र हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनको आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी नीट ये जो घटना आप बता रहे हैं, चूंकि इतना बड़ा एक सेक्टर होता है, बहुत इसको बहुत कॉन्फिडेंसली किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम में ऐसे लोग जमे हुए हैं आज भी जो सिस्टम का दुरुपयोग करते हैं। ये पहली बार घटना नहीं हुई है, कई राज्यों में भी होती है, हमारे यहाँ भी हुआ है। सरकार थोड़ी चाहेगी कोई नीट में कोई गड़बड़ी हो, किसी छात्र का भविष्य बिगड़े। सिस्टम में ऐसे गद्दार आज ही बैठे हुए हैं जिनके कुछ लोगों के स्वार्थ के कारण 22 लाख 25 लाख लोगों को परेशानी झेलना पड़ता है। बहुत दुर्भाग्यजनक बात है, मैं कहना चाहता हूँ। गजेंद्र जी, आपने कहा कि सिस्टम में गड़बड़ी हो सकती है,
एक बार गड़बड़ी पूरे हो सकती सिस्टम में है। नहीं बोल रहा हूँ, सिस्टम में कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं। चूंकि अब नीट पूरे देश भर का एग्जाम है, हजारों लोग उसमें लगे हैं, सब प्रकार के व्यवस्था में लगे रहते हैं। वही कोई ना कोई ऐसा गद्दार निकले। और चूंकि आप देख रहे हैं आजकल सोशल मीडिया और मीडिया सिस्टम इतना हाईटेक हो गया है कि कहीं ना कहीं से लीकेज हो गया है। अब क्या करोगे? छत्तीसगढ़ में ऐसा ना हो, इस तरीके के जो स्कैमर्स हैं या धांधलियां ना हो, पेपर में पेपर लीक ना हो। इसको हमारे लेकर- पेपर लीक हुआ, वही मैं कह रही हूँ। मैं बता ये रहा हूँ ना सुनिश्चित आपको, कीजिए आप कि हमारे भी पेपर आगे लीक से हुआ। इस तरह से बच्चों का भरोसा, उनके माता पिता का भरोसा ना टूटे। हमारे भी पेपर लीक हुआ, बाद में एफआईआर हुआ। एफआईआर होने के बाद कांग्रेस का एक कार्यकर्ता उसमें एनएसयूआई का उसमें दोषी पाया गया। अभी उसको आरोपी में जेल भेजे उसको, और उसके कारण हमको एक बोर्ड एग्जाम का दोबारा करना पड़ा। ठीक है। तो ये कोशिश रहती है कि कुछ गड़बड़ ना हो, लेकिन आज भी ऐसे लोग जमे हुए हैं जो कहीं न कहीं गड़बड़ी कर देते हैं। ठीक, गजेंद्र जी, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो नक्सल मुक्त हो गया है, ये बड़ी प्राथमिकता है। लेकिन जो वहाँ पर स्कूल हैं वो विकास के रास्ते पर जाएं, वहाँ पर जो गरीब छात्र हैं खासकर, उनको सरकार किस तरीके से मदद कर रही है और वहाँ पर शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर हो, इसके लिए आपकी तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, सरकार बस्तर, सरगुजा और पूरे छत्तीसगढ़ पे पूरी तरह फोकस है। हम लोग जब पहले भी सरकार थी, जब नक्सल बहुत प्रभावित है, उस समय जो नक्सल इफेक्टेड जो सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर में पोटा केबिन के रूप में स्कूल संचालित हुआ करते थे, जिसको जो ऐसे बच्चे जिनके परिजन नक्सलियों से मारे गए या जिनके कारण वो कहीं विस्थापित हुए, उन बच्चों को पोटा केबिन हम लोग, हमारी पहली सरकार ने चालू किया। अभी माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जितने हमारे 159 जो पोटा केबिन है, उसको हम स्कूल साथ छात्रावास बनाने की हम तैयारी कर रहे हैं, जहां बच्चे रहे भी, बच्चे पढ़े भी। और अभी इस बार के बजट में चूंकि नक्सल मुक्त हमारा छत्तीसगढ़ हो गया है, उसके लिए हमने जगतगुड़ा और मतलब एक सुकमा जिला और एक नारायणपुर जिला, दो अलग अलग जो बहुत नक्सल प्रभावित जिले थे, वहां पे एजुकेशन हब जो हमने, हमारी जब पहली सरकार थी तो हमने दंतेवाड़ा में एक जवांगा है, उस जवांगा को देखने के लिए भारत के 2 प्रधानमंत्री जी आए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आए, माननीय नरेंद्र मोदी जी आए, और उसको देखने के लिए राष्ट्रपति महोदय, जो पुराने राष्ट्रपति महोदय भी उसको देखने आए। जवांगा वर्ल्ड विश्व प्रसिद्ध वो हमारा एजुकेशन हब है। उसी पैटर्न पे हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में अभी हम नारायणपुर और सुकमा में एजुकेशन हब बनाएंगे। और पिछले कई वर्षों से जो प्रयास हमारे जो स्कूल चल रहे हैं, प्रयास, एकलव्य, अलग अलग नामों से छात्रावास सह स्कूल जो चलते हैं, मुझे बताने में खुशी है, प्रयास जो चलता है, एकलव्य चलता है, उसमें लगभग 150 बच्चे पीएससी यूपीएससी में फाइट किए हैं, चयन हुए हैं। ये सारे बच्चे हमारे सरगुजा के और बस्तर के बच्चे हैं, ट्राइबल एरिया के बच्चे हैं। अभी इस साल हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे जो शहर में जो बच्चे आना चाहते हैं, गांव के बच्चे आना चाहते हैं, नीट का, जेई का अलग अलग अगर कोचिंग करना चाहते हैं, अब चूंकि वो बच्चे फ्री है, उनको हॉस्टल नहीं मिलता, तो उनका भी 1 साल का बोर्डिंग का, जिस मकान में वो रहेंगे, मकान का किराया उन बच्चों को सरकार देगी, ऐसा हमने तय किया है। और स्कूलों में कैरियर काउंसिल, जैसे एक सुपर 30 फिल्म आई थी, आपको ध्यान में होगा, उस पैटर्न में अभी हम लोग जो रायपुर, बिलासपुर, नांदगांव, दुर्ग, कांकेर, ऐसे जो बड़े जिले हैं, उसको सुपर 30 के रूप में हम चयन कर रहे हैं। वहां उन बच्चों को जो जेई का, नीट की जो तैयारी करेंगे, क्लास 11 से हम उसको फोकस करेंगे, 11 से उनको फोकस करेंगे, वो वहीं रहेंगे, अलग से उनको कोचिंग दिया जाएगा, काउंसलिंग अपन उनका अलग कराएंगे, जिससे बच्चे आने वाले समय में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसकी तैयारी कर दें। साथ ही साथ माननीय विष्णुदेव साय जी ने हमारी सरकार बनते ही प्रदेश के 16 ऐसे स्थान हैं जो जिला मुख्यालय बड़े,
उन सब जगह हम नालंदा परिसर का राशि दिए। लगभग सब जगह नालंदा परिसर अभी कंप्लीट होने को है। ये नालंदा परिसर में ऑनलाइन निःशुल्क कोचिंग होगी। हमारे यहाँ रायपुर में जो नालंदा परिसर है, आज भी 4000 से ज्यादा वेटिंग चलता है उसका। तो आज पूरे प्रदेश के 16 जिलों में जब हो जाएगा, तो हमारे जो युवा हैं उनको अलग अलग पढ़ाई के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत सार्थक पहल उसमें होगा, ऐसा मानता हूं। ये बहुत बड़ी आपकी उपलब्धि रहेगी। अब आपके व्यक्तिगत राजनीतिक सफर की भी बात कर लेते हैं। पहली बार आप विधायक बने और सरकार में शिक्षा मंत्री बने। इस जीत का श्रेय आप किसको देंगे, अपनी मेहनत को या संगठन को? देखिए, इसका श्रेय मैं तो ईमानदारी की बात कहूंगा, पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष लोगों को दूंगा, क्योंकि मैं बहुत छोटा कार्य करता था। जैसे ये कोई कार्यक्रम होता था जिले दुर्ग में, तो मैं सबसे पीछे बैठता था। लास्ट बेंचर, लास्ट मतलब बैक बेंचर बोलते हैं उसको। मैं 2000 से 2005 तक पार्षद था। उसके बाद अलग अलग प्रकोष्ठों में, मोर्चे में हम काम किए। रायपुर आना जाना होता था, कार्यक्रमों में हमेशा आना जाना होता था। हमारे वरिष्ठ जनों ने, जो हमारे संगठन शिल्पी हैं, इन लोगों ने अचानक नाम आया, तो पहले तो उनको आभार व्यक्त करता हूं। संगठन ने टिकट दिया और उस टिकट में जो दुर्ग की जनता ने, एक बहुत सामान्य घर का मैं हूं, एक मोहल्ले में रहता था मैं, डिपरा पारा बोलते हैं उसको। तो लोगों को लगा कि पारा का आदमी चुनाव लड़ रहे करके लोग खुद हुजूम उड़ पड़े। लोग मैन टू मैन जो बोलते हैं ना अपन, वो मोहल्ले के एक आदमी दूसरे मोहल्ले में गया, वो अपने मित्र को बोला, अपने रिश्तेदार को बोला, ऐसा लोगों ने प्रचार किया। उसके कारण मैं 48,697 वोट से जीता हूं। टॉप 3 में हमारा नाम है। तो ये जनता ने जिताया, इसलिए जिताया कि उनको लगा कि अपने बीच का है। और विधायक था तो लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी से, संगठन वालों से अपने क्षेत्र में कंटिन्यू फोकस किया। अब शीर्ष नेतृत्व का और माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिला कि आपके बीच में आज शिक्षा मंत्री के रूप में बोल रहा हूं। जी गजेंद्र जी, जो पीएम मोदी ने 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है, उसमें आप अपनी सरकार की, अपने मंत्रालय की भूमिका को कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, 2047 तक जो भारत विश्व का सिरमौर बनेगा, ये दिख भी रहे हैं। भारत सिरमौर बनेगा मतलब कोई ऐसा नहीं है कि अखंड भारत एक साथ मिलके मोदी सबके पसंद, ऐसा नहीं है। पूरा विश्व हमारी बात मानेगा। आज हम विश्व के चौथी बड़ी आर्थिक महाशक्ति हैं। इसके अलावा तीसरी हो गई अभी तो शायद। इसके अलावा हमने एक योग लाया, योग हमने लाया, और योग को पूरे विश्व के 172 देशों ने स्वीकार किया। आप मानते हैं? हमारे हरे रामा हरे कृष्णा जो बोलते हैं, धुन जो बोलते हैं, वो धुन को यूरोपियन कंट्री, आधा यूरोपियन कंट्री उस धुन में नाचता है। हम लोग जो गौ सेवा करते हैं, उस गौ की सेवा को फॉरेन कंट्री में बोलते हैं कि वो एक घंटे का वो लोग उसको गाय सेवा करने के लिए पैसा दे गाय सेवा करते हैं। इन सब के अलावा जो पूरे दुनिया में जो हमारे जितने भी बड़ी कंपनियां हैं, उसमें कहीं ना कहीं आज भारतीय लोग हैं। ये इस बात को साबित करता है कि भारत का बौद्धिक क्षमता, भारत की न्यायिक क्षमता, भारत में जो अपनत्व है, वसुधैव कुटुंबकम की बात है। माननीय मोदी जी ने 139 देशों को कोविशील्ड, कोवैक्सीन दिए। बहुत से देशों को उन्होंने फ्री में दिया। जब पूरी धरती को हम अपना परिवार मानते हैं, माननीय मोदी जी बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती हमारी परिवार है, उस परिवार है, तब हम वहां के लोग हमारे परिवारजन हैं। तब तो हमने किसी को निःशुल्क कोवैक्सीन को दिया, कोविशील्ड दिया। कोई दूसरा देश देता है तो उसमें कई अरब डॉलर कमाते हैं उसमें। तो ये जो नेतृत्व क्षमता है, ये जो सोच है, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हमारा यहाँ भारत का है, किसी दूसरे को कभी प्रताड़ित नहीं करना, हमेशा सेवा करना, ये जो मूल है, और यहाँ की ज्ञान, विज्ञान और अध्यात्म जो क्षमता है, ये कहीं ना कहीं आज पूरे विश्व में हम सिरमौर हैं।
और 2047 तक जो विकसित भारत माननीय नरेंद्र मोदी जो कल्पना किए हैं, इन सारे तत्वों को लेकर वो बोल रहे हैं कि आने वाले समय में 2047 तक भारत, विकसित भारत विश्व गुरु भी रहेगा। ये मैं कह रहा हूं। गजेंद्र जी, आपकी सरकार को 2.5 साल हो गए हैं। 5 राज्यों के चुनाव हाल ही में आए हैं। प्रचंड जीत के साथ बीजेपी ने बंगाल में भी कमल खिला दिया। 22 राज्यों में इस वक्त कमल खिला हुआ है। अगले 2.5 सालों के लिए क्या आप लोगों का फोकस रहेगा कि वो जनता का विश्वास और प्यार आपको मिलता रहे? क्योंकि 2028 में छत्तीसगढ़ में भी देखिए, जनता का विश्वास है तब तो हम लोग इतने बड़े वोटों से चुनाव जीते हैं। आज माननीय विष्णुदेव साय जी का जो विनम्र चेहरा है, आत्मीपन है, आप कभी मिलेंगे तो ऐसा लगता है कि आपने अपने किसी परिवारजन से मिल रहे हैं। हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी का जो चेहरा है, विनम्र चेहरा है, ये अपने आप में बहुत अद्भुत है। छत्तीसगढ़ के जो यहाँ का जो क्या बोलना चाहिए वातावरण है, यहाँ के लोगों का रहन सहन है और यहाँ का जो सोच है, वो सरल सीधा अपनापन को देखता है। माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी थे बहुत सरल सीधे। 15 साल तक लोगों ने उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखा। वैसी सरल उसी मिजाज के माननीय विष्णुदेव साय जी हैं, बहुत सरल सहज। मैं ट्राइबल एरिया में जानता हूं, लोग बहुत खुश रहते हैं। शहर के लोग जो मिलने आते हैं माननीय मुख्यमंत्री से, सबको लगता है ऐसा कितना सरल है। तो ये जो उनका जो भाव है, मिजाज है, छत्तीसगढ़ की जनता का मिजाज और मुख्यमंत्री का दोनों सेम है, बहुत समान है। जनता उस आधार पे फिर से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। दूसरा, जितनी बातें मैं बता रहा हूं ये सब घोषणा है और अभी वर्किंग में है। आने वाले समय में 2.5 साल में सारे काम लोगों को दिखने लगेंगे, उसका प्रभाव हमको दिखने लगेगा और लोग इस प्रभाव के आधार पे, जैसे माननीय अमित शाह जी ने कहा कि 31 मार्च तक छत्तीसगढ़ पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो जाएगा। नक्सल मुक्त हो गया। अभी पूरे बस्तर का और पूरे जो नक्सल एरिया थे, बस्तर, गरियाबंद और अपना खैरागढ़, मानपुर मल्ला, उसका एक रोड मैप हमारी सरकार ने बनाया है। जी, आप उसका रिजल्ट दिखेगा जी कि 2.5 साल में और आपको क्या करना है और आप आश्वस्त हैं अगले चुनाव में जीत को लेकर। लेकिन मैं अगर आपके 2.5 साल के कार्यकाल की बात करूं, खासकर आपके विभाग की बात करूं, तो जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, जो बैठे हुए हैं, अगर मैं आपके विभाग की 5 उपलब्धियों की बात करें तो कौन सी हैं वो? सबसे बड़ी उपलब्धि ये है, छत्तीसगढ़ बनने के बाद 1400 स्कूल ऐसे थे हमारे जहां पे शिक्षक ही नहीं थे। आज हमारी सरकार की उपलब्धि है कि सिर्फ 2 स्कूल ऐसे हैं जहां शिक्षक नहीं है। छत्तीसगढ़ बनने के बाद हमारे 700 स्कूल ऐसे थे जो एकल शिक्षक ही थे। आज वो सारे जगह हम शिक्षक हो गए। अभी 8000 नए शौचालय हम दे रहे हैं स्कूलों में। ऐसा कोई स्कूल नहीं है शहरों के हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी जो स्मार्ट क्लास नहीं होंगे। आने वाले समय में हमारे जो 5 अरब भर्ती ले रहे हैं, युक्तिकरण करने से जितना जो अनबैलेंस था शिक्षकों की, मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूं, बच्चों के दर के अनुरूप में हमारे यहाँ पर्याप्त टीचर थे। पोस्टिंग में थोड़ा असमानता थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने युक्तिकरण करके जो असमानता को समान रूप में किए। जहां भी कमी है वहां हम नहीं भर्ती कर रहे हैं। अभी 5000 भर्ती कर रहे हैं, ये भर्ती होने के तुरंत बाद फिर 5000 लोगों को भर्ती करेंगे। ये हमारी बड़ी उपलब्धि है। 12,000 लोगों को हमने प्रमोशन दिया। 12,000 लोग प्रमोशन दिया, कहीं एक किसी व्यक्ति ने उसमें आवाज नहीं लगाई, किसी ने आपत्ति नहीं की। ये हमारी बड़ी उपलब्धि है। 13 साल में पहली बार सरकार ने लेक्चरर से प्रिंसिपल बनाया, हेडमास्टर से लेक्चरर बनाया, सहायक शिक्षक से अभी लेक्चरर बना रहे हैं। तो ये जो उपलब्धि है, ये हमारी सरकार की उपलब्धि शिक्षा विभाग में। आने वाले समय में प्रिंसिपलों की पीएससी भर्ती करेंगे। आने वाले समय हम डायरेक्ट जो डीडी बोलते हैं हम लोग, डिप्टी डायरेक्टर, उसकी हम भर्ती करेंगे। तो ये सारी चीज हमारी उपलब्धि सब अभी चल रहा है। अभी इस महीने में, इसी सत्र में 5,000 लोगों की भर्ती हो जाएगी। गजेंद्र जी, आपने कहा आपने सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, आपका दायित्व भी, आपकी जिम्मेदारी भी बनती है स्कूलों को बेहतर करना, डिजिटलाइजेशन लाना, ई क्लासेस आपने कहा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं,
छत्तीसगढ़ का युवा, उसके मन में क्या है, क्या चाहता है वो अपने लिए? बेहतर शिक्षा चाहता है, स्किल चाहता है, एआई बहुत बड़ा कंपटीशन हो चुका है आज के दौर में। आपने कभी इस तरीके से उनके मन की बात जानी, समझी कि क्या चाहता है छत्तीसगढ़ का युवा? देखो भाई, छत्तीसगढ़ के क्या पूरे देश का कोई युवा रहेगा, पहले चाहता है रोजगार। स्वाभाविक है। रोजगार देने की दिशा में भी हम लोगों ने लगभग 20,000 लोगों को अभी रोजगार दे चुके हैं। और एआई आपने जो बहुत अच्छा कहा, जो नए रायपुर में हम आईटी हब ला रहे हैं, मेरे दुर्ग में आईटी अभी प्रारंभ होने वाले हैं। ये आईटी जब चालू हो जाएंगे तो हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। और छत्तीसगढ़ के युवा अब वो युवा नहीं है कि लग के वो सिर्फ सरकारी नौकरी करें। आज लोग अपने यहाँ छत्तीसगढ़ के बच्चे लोग जो ड्रोन से जो खेतों में जो कीटनाशक छिड़काव होता है, उसका भी अगर किसी ने रिसर्च किया है तो हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चों ने किया है। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के बच्चे आज बहुत आगे जा रहे हैं। हमको उनको प्लेटफॉर्म देना है। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने सेमीकंडक्टर का एक बड़ा ऑफिस यहाँ पे खोला है आईटी सेक्टर में। आने वाले समय में देश की बड़ी कंपनियां हमारे यहाँ आने वाली है, जिससे कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है। गजेंद्र जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल, कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर अभी भी बुनियादी सुविधाओं की कमी है। हम भवन की बात करें, हम शौचालय की बात करें, हम बिजली की बात करें, तो उसको कब तक दुरुस्त कर लिया जाएगा? देखिए, ये बहुत अच्छा विषय आपने बोला। स्कूल में क्या है कि कई स्कूल ऐसे हैं हमारे छत्तीसगढ़ में जो 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। कई स्कूल ऐसे हैं जो सर्व शिक्षा अभियान के बाद छत्तीसगढ़ बनने के बाद खुले हैं। स्वाभाविक है, जो 100 साल से भी ज्यादा पुराना हो गया है, कई की आयु 50 साल हो गई, कई 70 साल हो गए, तो उनमें समय के साथ साथ उसमें कई आवश्यकताएं महसूस होती हैं। तो वो क्रमशः हम लगातार उन स्कूलों को, मैंने बताया इस साल हमारा संकल्प है 8,000 स्कूलों में हम शौचालय देंगे। अभी हमने 1,300 स्कूलों का जो कमरों की कमी है उसको हमने दिया। आने वाले समय में हम कोशिश कर रहे हैं कि 1,200-1,300 स्कूलों को और हम अतिरिक्त स्कूल कक्ष दें। इन सब के अलावा हमने अभी 150 नए मॉडल स्कूल हम खोल रहे हैं विवेकानंद के रूप में, इंग्लिश मीडियम रहेगा। और 150 स्कूल हमारा जो इग्नाइट था उसको भी हम मॉडल के रूप में इंग्लिश मीडियम सीबीएसई पैटर्न का हम करेंगे। ऐसे पहले सत्र में हम लगभग 300 स्कूल, इसी सत्र में वो 15 जून से चालू होने वाले हैं हमारे। तो जो हमारे पास लगभग पीएमश्री और सेजस 702 स्कूल हैं और 300 स्कूल इस बार नए मॉडल होंगे। 1,000 स्कूल ऐसे हैं जो बहुत आधुनिक सब प्रकार के संसाधनों से लेस स्कूल इस सत्र में हमको दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया गजेंद्र यादव जी, हमसे संवाद करने के लिए। बहुत सारे सवाल हमने पूछे, आपने बहुत ही सार्थक चर्चा की, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो छत्तीसगढ़ के युवाओं का जो सपना साकार आप कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि इसी तरीके से समृद्ध छत्तीसगढ़ बने और यहाँ का ये जो भविष्य है वो इसी तरीके से आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, बेबाकी धन्यवाद। से अपनी बात रखने के लिए। धन्यवाद।